नमस्कार। आज का अपना क्लास का टॉपिक जो है वो है टाइप्स ऑफ कोरोजन। इससे पहले की कक्षा में अपन ने पढ़ा था कोरोजन किसे कहते हैं और कोरोजन किस तरह से होता है और उसकी अनुकूल परिस्थितियाँ कौन कौन सी होती हैं। अब अपना जो टॉपिक है 5.2.2 टाइप्स ऑफ कोरोजन। कोरोजन कितने प्रकार का होता है। तो कोरोजन के प्रकार देखें तो मुख्य रूप से कोरोजन जो है वो दो प्रकार का होता है। मुख्य रूप से यदि क्लासिफिकेशन करें कोरोजन का तो कोरोजन दो श्रेणियों में अपन इसको बांट सकते हैं। पहली श्रेणी तो क्या है, द्रव्य एवं विलयन में होने वाला संक्षारण नम संक्षारण कहलाता है। यानी कोई भी विलयन है उसके अंदर यदि कोरोजन हो रहा है या कोई लिक्विड है उसके अंदर धातु पड़ी हुई है और उसका संक्षारण हो रहा है, तो इस तरह का जो संक्षारण होता है उसको कहते हैं नम संक्षारण, वेट कोरोजन। दूसरा होता है वातावरण में विद्यमान गैसों के द्वारा होने वाला संक्षारण, जिसे वायुमंडलीय संक्षारण कहते हैं। जैसे कोई धातु है वो एनवायरनमेंट में खुले में पड़ी हुई है और फिर भी उसका संक्षारण हो रहा है, इसको कहते हैं वायुमंडलीय संक्षारण या ड्राई कोरोजन, शुष्क संक्षारण। संक्षारण के कारण धातु पर मुख्य दो प्रभाव पड़ते हैं। संक्षारण होता है तो धातु के दो प्रभाव होते हैं। क्या प्रभाव होते हैं? धातु के गुणधर्म परिवर्तित हो जाते हैं, प्रॉपर्टी चेंज होती है। क्यों होती है? क्योंकि संक्षारण होती है तो धातु का आंशिक ऑक्सीकरण होता है और आंशिक ऑक्सीकरण से जिस भाग का संक्षारण हुआ है वो भाग धातु के ऑक्साइड में बदल जाता है, इसलिए उसके गुण धर्म जो है वो धातु के ऑक्साइड के गुण धर्म हो जाएंगे, सारी धातु के नहीं होंगे। जिस भाग का संक्षारण हुआ है उस भाग में गुण धर्म जो है वो परिवर्तित हो जाएंगे। धातु नष्ट होती है। देखिए धातु नष्ट कैसे होती है कि धातु के जिस भाग का संक्षारण हुआ है उस भाग की धातु जो है वो किस में बदल गई? धातु के ऑक्साइड में। और धातु के ऑक्साइड में बदलने के बाद में वो धातु वहाँ से जब तापमान में वृद्धि होती है तो उसके साथ साथ वह रस्ट के रूप में यानी पाउडर के रूप में या परत के रूप से मूल धातु से अलग हो जाती है। तो मूल धातु से अलग हो जाती है तो मूल धातु से उतनी धातु नष्ट हो गई। तो इस तरह से धातु नष्ट होती है संक्षारण में। अब जो ये जो ऊपर दो तरह के अपन ने जो टाइप पढ़े हैं संक्षारण के, उन संक्षारण के ये प्रकार हैं दो भाई, इन तरह के इस तरह से संक्षारण होता है। अब यहाँ पर संक्षारण कैसे होता है उसकी यदि थ्योरीज देखें, थ्योरीज ऑफ कोरोजन यदि अपन देखें, थ्योरीज ऑफ कोरोजन यानी संक्षारण किस किस तरीके से हो रहा है, तो यहाँ पर संक्षारण की चार थ्योरीज है। संक्षारण की चार थ्योरी है यहाँ पर। अब देखिए कौन कौन सी थ्योरी है। नंबर 1 है एसिड थ्योरी ऑफ कोरोजन, संक्षारण का अम्ल सिद्धांत। दूसरा है इलेक्ट्रोकेमिकल थ्योरी ऑफ कोरोजन, संक्षारण का वैद्युत रासायनिक सिद्धांत, इलेक्ट्रोकेमिकल थ्योरी। तीसरा है गैल्वेनिक थ्योरी ऑफ कोरोजन, संक्षारण का गैल्वेनीय सिद्धांत, गैल्वेनिक सेल पर आधारित है। चौथा है कंसंट्रेशन सेल थ्योरी ऑफ कोरोजन, संक्षारण का सांद्रता सेल सिद्धांत। तो ये चार जो है वो थ्योरी है, जिन चार थ्योरीज के माध्यम से संक्षारण होता है। अब यहाँ पर देखिएगा इन थ्योरीज को यदि अपन देखें तो सबसे पहले एसिड थ्योरी ऑफ कोरोजन, एसिड थ्योरी ऑफ कोरोजन। एसिड थ्योरी ऑफ कोरोजन में क्या होता है कि यहाँ पर नाम से ही जैसे एसिड थ्योरी यानी कोरोजन की प्रक्रिया जो है वो अम्ल के धातु पर आक्रमण से आरंभ होती है, इसलिए इसको संक्षारण का अम्ल सिद्धांत कहते हैं। और अम्ल सिद्धांत जो है संक्षारण की गति अम्लीय माध्यम में तीव्र हो जाती है। संक्षारण का मतलब ऑक्सीकरण और अम्लीय माध्यम होगा तो उसमें तेज हो जाएगी और क्षारीय और उदासीन में मंद होती है।
इस सिद्धांत के आधार पर देखें तो जब बरसात होती है और उस टाइम बिजली जब चमकती है, उसमें स्पार्किंग होती है, लाइट चमकती है, उस समय वायुमंडल में उपस्थित गैसें जैसे CO2, Cl2, SO2, ये जो गैसें हैं वो वायुमंडल में पानी नमी के रूप में है, उसके साथ क्रिया करके और अम्ल बनाती है, जैसे HCl बन गया, H2SO4 बन गया, H2CO3 बन गया, इस तरह के अम्ल बनते हैं। ये जो अम्ल हैं वो जब धातु पर पड़ते हैं तो धातु का संक्षारण या आंशिक ऑक्सीकरण आरंभ कर देते हैं। धातु का संक्षारण या आंशिक ऑक्सीकरण है वो आरंभ होता, तो ये अम्ल के कारण आरंभ हो रहा है, इसलिए इसको कहते हैं संक्षारण का अम्लीय सिद्धांत। अब यहाँ पर देखिएगा, जैसे कोई भी धातु है, उस धातु पर जैसे ही जो है कार्बोनिक अम्ल जो है वो उस धातु पर पड़ता है, और जैसे ही तो पड़ता है तो धातु जो है वो धातु अपने जो है वो हाइड्रोक्साइड में कन्वर्ट हो जाती है। धातु जो है वो बाइकार्बोनेट में कन्वर्ट हो जाता है। कार्बोनिक एसिड जो जब धातु पर अटैक करता है तो जैसे O2, CO2, H2O ये सब मिल करके जब धातु से रिएक्शन करता है तो धातु का बाइकार्बोनेट बन जाता है। अब ये जो धातु का बाइकार्बोनेट है ये वायुमंडल में उपस्थित ऑक्सीजन इससे जब क्रिया करती है तो ये धातु के हाइड्रोक्साइड में बदल जाता है, और धातु का हाइड्रोक्साइड जो है वो फिर वाटर से क्रिया करके और वापस धातु के हाइड्रोक्साइड में परिवर्तित होता रहता है। और जैसे ही तापमान में वृद्धि होती है तो ये जो ट्राई हाइड्रोक्साइड जो है वो धातु के ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है और धातु का ऑक्साइड बन रहा है। और धातु का ऑक्साइड जो बनता है वो जैसे तापमान में वृद्धि होती है, वृद्धि के साथ साथ में ये पाउडर फॉर्म में अलग हो जाता है। जब तापमान में नमी होती है तो विशेष रूप से जैसे लोहे का हाइड्रोक्साइड है, आयरन का हाइड्रोक्साइड है, वो हाइग्रोस्कोपिक होती है, आर्द्रताग्राही होता है, इसलिए वो नमी को अवशोषित करके और मूल धातु से चिपका हुआ रहेगा। लेकिन जब तापमान बढ़ेगा उस वक्त धातु के जिस भाग का संक्षारण हुआ था वो भाग उससे अलग हो जाता है, जिसे अपन कहते हैं जंग लगना। तो ये अम्ल के प्रथम आक्रमण के कारण ये संक्षारण प्रक्रिया शुरू हुई, इसलिए इसको कहते हैं संक्षारण का अम्ल सिद्धांत। इसी तरह से गैल्वेनिक सेल थ्योरी, गैल्वेनिक सेल थ्योरी में क्या होता है कि जैसे ये गैल्वेनिक सेल पर आधारित है। जैसे गैल्वेनिक सेल के अंदर दो अलग अलग धातुओं की छड़ें होती है और विद्युत अपघट्य पदार्थ में डूबी हुई होती है। जैसे ही उसमें विद्युत अपघट्य होता है, जलीय विलयन के संपर्क में आता है, तो यहाँ पर ये आयंस जो है वो बनते हैं। ये आयंस बनते हैं तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन त्यागा जाता है और इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया जाता है। तो इलेक्ट्रॉन त्यागने पर का मतलब यहाँ पर ऑक्सीकरण हो रहा है। तो गैल्वेनिक सेल थ्योरी जो है वो गैल्वेनिक सेल पर आधारित है। इसके आधार पर जो धातु होता है उस धातु में से दो इलेक्ट्रोड के रूप में दो धातु हैं, तो एक धातु का ऑक्सीकरण होता है और जिस धातु का ऑक्सीकरण, जो धातु ऑक्सीकृत हो रही है, इसका मतलब उस धातु का संक्षारण हो रहा है। तो ये जो है गैल्वेनिक सेल पर आधारित है, इसलिए इसको गैल्वेनिक सेल थ्योरी कहते हैं। अब देखिए गैल्वेनिक सेल थ्योरी के बाद में आता है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल थ्योरी। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल थ्योरी, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल थ्योरी जो होती है, नाम से ही देखिएगा इसमें क्या लिखा हुआ है, इलेक्ट्रोकेमिकल, यानी कोई भी इलेक्ट्रॉनिक अभिक्रिया हो रही है, कब हो रही है, रासायनिक अभिक्रिया हो रही है, जब कब हो रही है, जब धारा प्रवाह हो रहा है तब हो रही है रासायनिक अभिक्रिया। इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन, धारा प्रवाह होने पर रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। इलेक्ट्रोकेमिकल यानी वह अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया जो धारा प्रवाह पर हो रही है, इसलिए इसको विद्युत रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं और इस सिद्धांत को विद्युत रासायनिक सिद्धांत कहते हैं। इस सिद्धांत के आधार के ऊपर
यहाँ पर कैथोड और एनोड बनते हैं, और कैथोड और एनोड बनते हैं, और जो विलयन होता है उसके अंदर एक जलीय विलयन होगा, उस विलयन के अंदर इलेक्ट्रॉन का त्याग होगा और इलेक्ट्रॉन का ग्रहण होगा। तो यानी कैथोडीय क्षेत्र पर इलेक्ट्रॉन पहुंचेगा, एनोडीय क्षेत्र पर धातु इलेक्ट्रॉन त्यागता है। यहाँ पर जो है, जो धातु एनोड के रूप में काम कर रही है वो इलेक्ट्रॉन का त्याग कर रहा है, यानी ये ऑक्सीकरण अभिक्रिया है, ठीक है। और त्यागे जाने के कारण धातु विलयन में फिर घुलता रहता है और संक्षारित होता रहता है। कैथोड क्षेत्र पर इलेक्ट्रॉन पहुंचता है, जिस धातु ने इलेक्ट्रॉन त्यागा था वो कैथोड क्षेत्र पर पहुंच रहा है, और यहाँ पर अपचयन हो रहा है। तो यहाँ पर जो है वो संक्षारण हो रहा है, तो धातु का क्षय नहीं होता है, यहाँ पर धातु का कोई क्षय नहीं होता है। इलेक्ट्रॉन का एनोड से कैथोड की ओर बहना जारी रहता है, यानी इलेक्ट्रॉन कैथोड से निकला और एनोड पर जा रहा है। तो ऑक्सीकरण क्रिया हो रही है, ऑक्सीकरण क्रिया हो रही है तो संक्षारण हो रहा है। और जो संक्षारण है वो रिडॉक्स रिएक्शन होती है। संक्षारण एक रिडॉक्स रिएक्शन है जिसके अंदर किसी भी एक भाग का संक्षारण हो रहा है, तो ये जो ऑक्सीकरण हो रहा है तो दूसरे भाग का अपचयन भी होगा। रिडॉक्स रिएक्शन में रिडक्शन और ऑक्सीडेशन साइमल्टेनियसली होते हैं। किसी चीज़ का ऑक्सीडेशन हो रहा है तो उसके साथ में रिडक्शन होना ज़रूरी है, अन्यथा ऑक्सीडेशन में इलेक्ट्रॉन जो त्यागा गया है यदि वो कहीं एब्जॉर्ब नहीं होता है तो ये प्रक्रिया जो है वो अस्थायी रह जाएगी। तो ये एक रिडॉक्स रिएक्शन होती है। तो रिडॉक्स रिएक्शन जो होती है तो यहाँ पर एनोडिक रिएक्शन भी होगी और कैथोडिक रिएक्शन भी होगी। यहाँ पर जैसे मान लीजिएगा, जैसे यहाँ पर जो है ये जो है वो ये पर्टिकुलर एक पार्ट है, इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन है, इसके अंदर ये एक जो पार्ट, इस पार्ट में यहाँ पर जो है वो कोरोजन हुआ है, तो ये कोरोजन प्रोडक्ट यहाँ चिपका हुआ रह जाएगा इस सॉल्यूशन के अंदर। और जब ये अलग होगा, कब होगा, जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो ये अलग हो जाएगा। तो यहाँ पर दो रिएक्शन हो रही है, एक कैथोडिक रिएक्शन हो रही है और एक एनोडिक रिएक्शन हो रही है। एक रिएक्शन क्या हो रही है, कैथोडिक रिएक्शन हो रही है, और एक हो रही है एनोडिक रिएक्शन। जो एनोडिक रिएक्शन है, ऑक्सीडेशन कहाँ हो रहा है, एनोड पे हो रहा है। तो एनोडिक रिएक्शन पे क्या अभिक्रिया होगी, धातु जो है वो इलेक्ट्रॉन त्याग करके धातु के धन आयन में बदल जाती है। यहाँ पर धातु जो है वो इलेक्ट्रॉन त्याग करके धातु का धन आयन बना लेती है, यानी यहाँ पर इसका ऑक्सीकरण हो गया, ठीक है। और कैथोडिक रिएक्शन होगी यहाँ पर दूसरी। कैथोडिक रिएक्शन में क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन त्यागा है धातु ने वो जल में बह करके घुली हुई ऑक्सीजन के साथ क्रिया करेगा और हाइड्रोक्सिल आयन बना देगा। वो इलेक्ट्रॉन जो है वो जो इसने त्यागा है वो हाइड्रोक्सिल आयन बना लेगा। ये कैथोडिक रिएक्शन है। यहाँ पर अपचयन हो गया है, तो यहाँ पर ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों एक साथ होते हैं। तो मेटल जो है वो मेटल केटाइन में कन्वर्ट हुआ, अब मेटल हाइड्रोक्साइड बना लेगा। मेटल का हाइड्रोक्साइड फिर ऑक्सीजन से क्रिया करेगा और मेटल का ऑक्साइड बन जाए, मेटल ऑक्साइड बन जाएगा। तो इसी तरह से एक होता है, चौथा तो होता है वो कौन सा सेल था, सांद्रता सेल सिद्धांत। संक्षारण का सांद्रता सेल सिद्धांत। सांद्रता सेल सिद्धांत में क्या होता है कि किसी भी विलयन के सांद्रताओं में परिवर्तन के कारण कैथोड और एनोड बनते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं सांद्रता सेल सिद्धांत। सांद्रता में परिवर्तन के कारण कैथोड और एनोड बन रहे हैं, इसलिए इसको सांद्रता सेल सिद्धांत कहते हैं। और सांद्रता का जैसे कंसंट्रेशन सेल है, जैसे ये एक सेल बना हुआ है, इस सेल में क्या है, ये इस तरह से दो चैम्बर बने हुए हैं, इन दोनों के बीच में पार्टीशन है। यहाँ पर जो विलयन है वो डाइल्यूट है और इधर जो विलयन है वो कंसंट्रेट है। इलेक्ट्रोड भी दोनों एक ही धातु के हैं और एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो यहाँ पर ये जैसे मान लीजिए ये डाइल्यूट सॉल्यूशन वाला चैम्बर है, ये एनोड के रूप में काम करेगा और जो कंसंट्रेट सॉल्यूशन वाला चैम्बर है वो कैथोड के रूप में काम करेगा। तो कैथोड और एनोड बन गए, एनोड पर ऑक्सीडेशन होगा तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन त्यागा जाएगा, तो ये इलेक्ट्रॉन धातु से निकल जाएगा और धातु के
ऋण आयन में बदल जाएगी। यानी कंसंट्रेशन सेल थ्योरी के अंदर एक ही यौगिक के विलयनों की सांद्रता में परिवर्तन के कारण कैथोड और एनोड बनते हैं, इसलिए इसको कंसंट्रेशन सेल कहते हैं। और इससे जो संक्षारण होता है उसको कहते हैं कंसंट्रेशन सेल थ्योरी। और इसी तरह इसमें एक होता है ऑक्सीजन सेल। ऑक्सीजन सेल कैसे बनता है? ऑक्सीजन सेल ऑक्सीजन की सांद्रता में परिवर्तन के कारण बनता है। ऑक्सीजन सेल जो बन रहा है वो ऑक्सीजन की सांद्रता में परिवर्तन के कारण कैथोड और एनोड बनते हैं। अब यहाँ पर जहाँ ऑक्सीजन की सांद्रता न्यून होती है वहाँ पर एनोड बन जाता है, और वो जो जहाँ एनोड बन गया वहाँ पर जैसे मान लीजिए ये एक धातु का टुकड़ा है और उसके ऊपर इस तरह से एक वाटर ड्रॉप गिर गई, ये वाटर ड्रॉप है उस पर गिर गई, तो वाटर ड्रॉप गिरी तो एक ऐसा भाग यहाँ पर नीचे फ्री रह गया जिसके अंदर यहाँ पर ऑक्सीजन न्यून हो गई। तो इस पूरे धातु में से ये जो पार्ट जिसमें ऑक्सीजन न्यून है वो जो वाटर ड्रॉप ने उसको कवर कर रखा है, ये एनोड के रूप में काम करने लग जाएगा। और उसका धातु का बाहरी भाग है वो एक ही धातु का बाहरी भाग है वो कैथोड के रूप में काम में लग जाएगा। तो यहाँ कैथोड और एनोड बन गए, इसलिए एनोड पर ऑक्सीडेशन होगा और एनोडिक भाग जो बना हुआ है वहाँ से धातु का ऑक्सीकरण हो जाएगा। तो ऑक्सीकरण हो जाएगा यानी उसका वहाँ पर संक्षारण हो गया है। तो इस तरह से जो है वो ऑक्सीजन की सांद्रता में परिवर्तन के कारण कैथोड और एनोड बने, तो इसको ऑक्सीजन सेल कहते हैं। और इस ऑक्सीजन सेल के कारण यहाँ पर जो है वो संक्षारण हो रहा है। इस तरह से संक्षारण के प्रकार देखें तो इनको केमिकल और इलेक्ट्रोकेमिकल भी कहते हैं। जैसे मान लीजिए खुले में धातु का कोई टुकड़ा पड़ा हुआ है उसका संक्षारण हो रहा है, इसका मतलब वो केमिकल कोरोजन है। कोरोजन एक रासायनिक अभिक्रिया है, रासायनिक परिवर्तन है। संक्षारण एक रासायनिक परिवर्तन है क्योंकि ये रिवर्सिबल नहीं होता है, इरिवर्सिबल है। यदि धातु का ऑक्साइड बन गया तो ऑक्साइड से वापस धातु नहीं बनेगी इस प्रक्रिया में। दूसरे माध्यम से उससे अपन धातु बना सकते हैं, लेकिन ये जो है वो इरिवर्सिबल प्रोसेस है। तो यहाँ पर इस इरिवर्सिबल प्रोसेस में जो सॉल्यूशन के अंदर संक्षारण हो रहा है जिसमें धारा प्रवाह के कारण हो रहा है वो कहलाता है इलेक्ट्रोकेमिकल कोरोजन। जैसे गैल्वेनिक सेल बन रहा है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बन रहा है, ऑक्सीजन सेल बन रहा है। और ऐसा संक्षारण जिसके अंदर जो है वो धारा प्रवाह नहीं हो रहा है, इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन नहीं हो रही, वो केमिकल कोरोजन है, केमिकल रिएक्शन है। जैसे एसिड कोरोजन है, गैल्वेनिक कोरोजन है, तो ये केमिकल कोरोजन है। ड्राई कोरोजन है वो केमिकल कोरोजन है, और वेट कोरोजन है वो इलेक्ट्रोकेमिकल कोरोजन है। इस तरह से कोरोजन जो है उसके टाइप्स देखें तो वो दो तरह के होते हैं जिसके बारे में अपन ने अध्ययन किया है। धन्यवाद।